हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अपना मौर्योत्तर काल है वो कहाँ से शुरू होता है और इसमें कौन कौन से शासक आते हैं और इन शासकों के बारे में हम बेसिक जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मौर्योत्तर काल है, उसका अगर हम शुरुआती दौर देखें तो ये 185 बीसी से लगा करके 319 तक का जो काल है उसे हम मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है या मौर्योत्तर काल कहते हैं। उसके बाद में हम आगे इनके अंदर जो भी शासक हुए उन शासकों के बारे में देखते हैं। उन्होंने जितने भी उनके शासक हुए उन शासकों के बारे में देखते हैं। उसमें से फर्स्ट अपना हो जाएगा शुंग वंश। उसके अंदर कौन सा वंश आता है? मौर्योत्तर काल के अंदर शुंग वंश आता है। शुंग वंश के बाद में कौन सा आता है? कर्ण वंश आता है। और तीसरे नंबर पर आता है सातवाहन वंश। चौथे नंबर पर आता है इंडो ग्रीक वंश। पांचवें नंबर पर आता है शक वंश। 6 नंबर पर आता है कुषाण वंश। 7 नंबर पे आता है संगम काल आता है। उसके बाद हम संगम काल के अंदर भी फिर 3 अलग अलग डिवाइडेशन है। उसमें फर्स्ट आता है चेर वंश। उसके बाद में आता है चोल वंश। उसके बाद में आता है पांड्य वंश। यानी संगम काल के अंदर भी फिर अलग 3 वंश आते हैं, जैसे चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। तो अभी हम फर्स्ट देखेंगे शुंग वंश के शासकों के बारे में। तो शुंग वंश की शुरुआत होती है 185 बीसी से 75 बीसी तक। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हो जाएंगे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया है? अपने शुंग वंश की स्थापना की है। और इसकी राजधानी अगर हम देखें कि भाई शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बाणभट्ट के जो हरिश्चरित्र था उसके अनुसार हम अगर देखें तो शुंग वंश की जो शासक है पुष्यमित्र शुंग, उसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। किसकी हत्या करके? बृहदत्त की। बृहदत्त किस वंश का शासक था? तो वो अपने मौर्य शासक था। मौर्य वंश का शासक था कौन? बृहदत्त। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 185 ईस्वी के अंदर। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र जो शुंग है उसको क्या बताया गया है? बौद्ध साहित्य के अंदर पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का शत्रु बताया गया है। क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म का शत्रु। पुष्यमित्र शुंग ने कितने 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। पुष्यमित्र शुंग ऐसा शासक था जिसने 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। पाटलिपुत्र के जो कुंडाराम विहार है उसको 3 बार नष्ट करने का इसने असफल प्रयास किया था, लेकिन वो नष्ट नहीं कर पाया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। किस पे किया था? 3 बार उसको मतलब कि अपने जो कुंडाग्राम विहार है उसको नष्ट करने के लिए 3 बार असफल प्रयास किया, लेकिन तीनों बार वो सफलता हासिल नहीं कर पाया और इसने 84,000 स्तूपों को तुड़वाया है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन कराया था। और इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो प्रधान पुरोहित थे वो कौन थे? पुरोहित थे अपने पतंजलि। पतंजलि की एक पुस्तक है योग योग दर्शन योग सूत्र। ये इनकी दोनों पुस्तकें हैं, एक तो योग दर्शन और एक योग सूत्र। ये साथ में टाइपिंग हो गया है, तो इसका एक तो योग दर्शन है और एक योग सूत्र। ये दोनों इसकी अपने पतंजलि की पुस्तकें हैं। और पतंजलि ने जो मतलब पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था उसके पुरोहित के रूप में अगर हम देखें तो पतंजलि उनके पुरोहित थे। योग और संस्कृत के महान ज्ञाता थे। कौन? पतंजलि योग और संस्कृत व्याकरण के महान ज्ञाता थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र अपना अगला शासक बनता है। उस पुष्यमित्र शुंग का पुत्र का नाम क्या है? अग्रिमित्र। अग्रिमित्र शुंग शासक बनता है। उसके बाद में आता है दूसरा वंश कर्ण वंश। आज हम इनके मतलब बेसिक बेसिक जानकारी जानेंगे। उसके बाद में मैं डिटेल में हर एक शासक की वीडियो लेके आऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार शुरुआती तौर में इसके फर्स्ट संस्थापक के बारे में देख रहे हैं और आगे का शासनकाल हम इसके बारे में नहीं देख रहे। मैं पूरा डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा उसके बाद में अलग अलग शासकों के ऊपर और अलग अलग वंश के ऊपर। तो दूसरे नंबर पे आता है अपना कर्ण वंश। कर्ण वंश की स्थापना होती है 75 बीसी से 30 बीसी तक। और कर्ण वंश के संस्थापक होते हैं अपने वासुदेव कर्ण। वासुदेव कर्ण कर्ण वंश के संस्थापक होते हैं। उसकी राजधानी होती है पाटलिपुत्र। कर्ण वंश की राजधानी अगर आपको पूछे तो क्या बताना है? पाटलिपुत्र। वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति को हटाकर कर्ण वंश की स्थापना की थी। यानी जो अंतिम शुंग वंश का जो शासक था देवभूति, उसको हराकर या हटाकर अपने वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 75 बीसी के अंदर। कर्ण वंश का जो शासन काल था लगभग 75 वर्ष तक चला था। कर्ण वंश का जो शासन काल था वो 45 वर्ष तक चला था और इसके 4 शासकों के बाद ये समाप्त हो गया था। यानी केवल
कण्व वंश के 4 शासक ही थे और 45 वर्षों तक इन्होंने राज किया और उसके बाद में ये शासन समाप्त हो गया था। उसके बाद में आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना होती है अपने 30 बीसी से लगा करके 220 एडी तक इन्होंने शासन किया था। इसके संस्थापक थे शिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक पूछे तो कौन है? शिमुक। और इसकी राजधानी पूछे तो इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र के अंदर है। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का पहला प्रमुख साम्राज्य था, यानी दक्षिण भारत के अगर हम देखें तो उसके अंदर ये सातवाहन वंश क्या था? पहला प्रमुख साम्राज्य था दक्षिण भारत का अगर हम देखें तो। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। अगर सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक देखें तो कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी है जो सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक है, यानी शक्तिशाली शासक है। उसके बाद में उसने शक, यवन और पार्थियन शक्तियों को हराया और दक्कन के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इन्होंने क्या किया? दक्षिण के अंदर जितनी भी शक्तियां थी उन शक्तियों को हराया और अपने क्षेत्र को मजबूत किया। जो अपने शक थे, यवन थे, पार्थियन, ये जो भी थे, इन सबको क्या हराया दक्कन के क्षेत्र में, और फिर अपनी वहां पे दक्कन के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया। वशिष्ठिपुत्र जो पुलवामी है, उनका भी एक महत्वपूर्ण शासक। वशिष्ठिपुत्र जो पुलवामी भी एक महत्वपूर्ण शासक थे सातवाहन वंश के। इसमें कई वर्षों तक शासन किया। यानी जो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी है, पुलवामी ने भी बहुत महत्वपूर्ण शासक है और इन्होंने बहुत वर्षों तक शासन किया था अपने सातवाहन वंश के अंदर। उसके बाद में आता है इंडो ग्रीक या फिर यवन शासक। तो इंडो ग्रीक या फिर यवन में क्या होता है? भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र था उनमें ग्रीक शासकों का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे वहां पे ये स्थापित होने लगे थे। मेनांडर जो थे, मेनांडर एक ऐसे व्यक्ति है जो प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक के नाम से जाने जाते हैं। मेनांडर को मिलिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलिंद भी बोलते हैं। और ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे यवन के या इंडो ग्रीक शासन के, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। यानी ये मेनांडर ने क्या है? बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में इन्होंने मिलिंद पहर में उसका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद किया था। यानी बौद्ध भिक्षु के साथ में इनका संवाद हुआ था। किनका? मेनांडर का। किसके साथ में? बौद्ध भिक्षु जो नागसेन था उनके साथ में इनकी वार्ता हुई, संवाद हुआ, वो बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद में 5 नंबर पे आता है शक और पार्थियन। ये शक और पार्थियन वंश के अंदर क्या होता है? शक और पार्थियन वंश के शासकों ने पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में अपना शासन किया था। कि एक तो पश्चिम में किया था और एक उत्तर पश्चिम में इन्होंने अपना शासन किया था। शक शासक महालक्षत्रप जो शासक थे, और रुद्रदामन ने अपनी सैन्य और सांस्कृतिक शक्तियों का विकास किया था। यानी इनके अंदर शक और पार्थियन शासक थे, उनके अंदर एक जो लक्षत्रप शासक थे रुद्रदामन जो इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपनी सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति का विस्तार किया, क्योंकि ये अपना साम्राज्य विस्तारक शासक के नाम से भी जाना जाता है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ का जो शिलालेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख संस्कृत भाषा का सबसे पुराना महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। ये भी रुद्रदामन जो अपने शासक है, उनका जो जूनागढ़ का शिलालेख है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। उसके बाद में आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना होती है 30 एडी से 375 एडी तक। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुषाण वंश के संस्थापक हो जाते हैं कुजुल कदफिसेस इसके संस्थापक हैं। और इसके महान शासक अगर हम देखें तो कनिष्क इसके महान शासक हो जाएंगे। कुषाण साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया में फैला हुआ था। यानी कुषाण शासक है, ये कहाँ पे फैला हुआ था? एक तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में फैला हुआ है। कुषाण शासक कनिष्क का बौद्ध धर्म के प्रति विशेष झुकाव था। जो कुषाण शासक थे, इनका बौद्ध धर्म के प्रति विशेष झुकाव था। कनिष्क का, कुषाण शासक जो कनिष्क शासक है, उनका बौद्ध धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। उनके शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति होती है। क्वेश्चन आ जाए कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है? तो कनिष्क के शासन काल में हुई है। और गांधार कला का भी इसी इनके काल में विकास हुआ है। गांधार कला का विकास किस शासक के काल में हुआ है? तो गांधार कला का विकास कनिष्क के काल में हुआ है। उसके बाद में आता है संगम काल। संगम काल की स्थापना होती है 200 बीसी से 300 एडी तक। इस संगम काल दक्षिण भारत में तमिल संस्कृति और साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी संगम काल क्या माना जाता है? तमिल
और साहित्यिक संस्कृति का स्वर्णिम काल, यानी तमिल भाषा और उनके साहित्य के लिए इसको स्वर्णिम काल के नाम से जानते हैं और संगम काल को इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इस काल में चेर, चोल और पांड्य वंशों का प्रभुत्व था, यानी इस संगम काल के अंदर एक तो चेर थे, चोल थे और पांड्य वंश थे, वो अपना राज करते थे। चेर, चोल और पांड्य शासकों ने तमिल और केरल के क्षेत्रों में शासन किया और व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया। यानी इन्होंने अपने किन किन क्षेत्रों में शासन किया? चेर, चोल और पांड्य, इन तीनों वंशों ने तमिल और केरल के क्षेत्र में शासन किया और अपना जो व्यापारिक संबंध है उनका धीरे धीरे उन्होंने विस्तार किया। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही जानेंगे और आगे मैं इन शासकों की डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। हर एक शासक की अपनी अलग अलग, मतलब किन के साथ क्या संबंध थे, कहाँ युद्ध हुआ, किन्होंने क्या क्या विकास किया, उन सब के बारे में मैं हर एक वंश के हर एक शासक की एक एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।